नमस्कार, स्टडी फॉरकास्ट में आपका स्वागत है। चलिए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और चलते हैं साल 1903 में। ये एक ऐसा साल था जिसने आने वाले भारत की नींव में कुछ बहुत ही अहम पत्थर रखे। तो साल 1903 ये वायसराय लॉर्ड कर्जन के लिए एक बहुत ही निर्णायक साल था। मतलब इस साल में जो फैसले लिए गए ना, उनकी गूंज आने वाले कई दशकों तक भारतीय राजनीति और समाज में सुनाई देती रही। देखिए 1903 को ठीक से समझने के लिए हम इसे साम्राज्यवादी सुदृढ़ीकरण का साल कह सकते हैं। मतलब इंपीरियल कंसोलिडेशन का साल। हुआ ये कि इस दौरान कर्जन ने प्रशासन हो, कानून हो या फिर सीमाएं, हर जगह ब्रिटिश पकड़ को और ज्यादा मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठाए। तो चलिए देखते हैं कि इस साल की शुरुआत कैसे हुई। शुरुआत हुई शाही शानो शौकत से और साथ ही कुछ ऐसे ज़रूरी कानूनों से जिन्होंने भारत की जो प्रशासनिक बुनियाद थी ना, उसे एक पूरी तरह से नई शक्ल दे दी। तो साल की शुरुआत होती है 1 जनवरी को, और वो भी दिल्ली दरबार की पूरी भव्यता के साथ। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने ये भव्य इंपीरियल दरबार इसलिए लगाया ताकि वो किंग एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी की घोषणा कर सकें और उन्हें आधिकारिक तौर पर भारत का सम्राट घोषित कर सकें। ये ब्रिटिश सत्ता का एक जबरदस्त प्रदर्शन था, इसमें कोई शक नहीं। फिर आया मार्च का महीना और पास हुआ भारतीय बिजली अधिनियम। अब ये क्यों जरूरी था? क्योंकि ये भारत में बिजली की सप्लाई और उसके इस्तेमाल को रेगुलेट करने वाला, मतलब विनियमित करने वाला पहला बड़ा और व्यापक कानून था। इसने देश के आधुनिकीकरण की नींव रखने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई। मार्च में एक और कानून आया, भारतीय चाय उपकर अधिनियम। इसका मकसद क्या था? इसका सीधा सा मकसद था भारतीय चाय की मार्केटिंग और प्रमोशन के लिए एक खास तरह का टैक्स, जिसे उपकर या सेस कहते हैं, वो लगाना। और इसी काम के लिए टी सेस कमेटी का गठन भी किया गया। मार्च के महीने में ही मध्यम वर्ग के लिए एक राहत की खबर आई। वो क्या थी? आय कर की सीमा में बदलाव। जो कर योग्य आय की मिनिमम लिमिट थी ना, उसे 500 से बढ़ाकर सीधा डबल यानी 1000 रुपए कर दिया गया। इसके बाद 20 मार्च को पास हुआ विक्टोरिया मेमोरियल एक्ट। इस कानून ने क्या किया? इसने कोलकाता में महारानी विक्टोरिया की याद में एक भव्य स्मारक बनाने के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क, एक कानूनी ढांचा तैयार किया। जी हाँ, वही विक्टोरिया मेमोरियल जिसे आज हम सब जानते हैं। अब तारीख आती है 22 मई। इस दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना हुई। जो राष्ट्रवादी नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्हें बॉम्बे प्रांत से गवर्नर जनरल की इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में गैर सरकारी सदस्य के तौर पर चुना गया। सोचिए, उस दौर में एक भारतीय नेता का इस परिषद में होना कितनी बड़ी बात थी। आगे बढ़ते हैं। 18 सितंबर को आया लेपर्स संशोधन अधिनियम। इस कानून के जरिए देसी रियासतों से ब्रिटिश भारत में आने वाले कुष्ठ रोगियों के आइसोलेशन यानी अलगाव और उनके इलाज के लिए कुछ खास प्रावधान लागू किए गए। तो अब हम बात करने वाले हैं उस घटना की जिसकी नींव तो 1903 में ही रख दी गई थी, लेकिन जिसने आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बंगाल के विभाजन की। तो ये सब हुआ कैसे? देखिए, ये सब 3 स्टेप्स में हुआ। पहला स्टेप, 28 मार्च को लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रू फ्रेजर ने एक आधिकारिक प्रस्ताव रखा कि ढाका और मेमनसिंह को असम में मिला दिया जाए। दूसरा स्टेप, 1 जून को लॉर्ड कर्जन ने प्रादेशिक पुनर्वितरण पर अपना एक मिनट लिखा और इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। और फिर आया तीसरा स्टेप, 3 दिसंबर को होम सेक्रेटरी H.H. रिस्ले ने बंगाल विभाजन की इस योजना को पब्लिकली अनाउंस कर दिया। तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है? यही कि विभाजन की पूरी रूपरेखा 1903 में ही तैयार हो चुकी थी। अच्छा, कर्जन का ध्यान सिर्फ भारत के अंदरूनी मामलों पर ही नहीं था। 1903 में ब्रिटिश भारत ने अपनी सीमाओं के बाहर भी कुछ बहुत जरूरी रणनीतिक कदम उठाए, और ये कदम खासतौर पर तिब्बत और फारस को लेकर थे। दिसंबर में शुरू हुआ यंग हस्बैंड अभियान। इसे लीड कर रहे थे कर्नल फ्रांसिस यंग हस्बैंड। अब सवाल यह है कि ये अभियान क्यों भेजा गया? इसका मुख्य उद्देश्य था तिब्बत में रूस के बढ़ते प्रभाव को रोकना, और इसी मकसद से ब्रिटिश सेना ने तिब्बत में प्रवेश किया। दिसंबर में ही लॉर्ड कर्जन ने एक और ऐसा काम किया जो इतिहास में दर्ज हो गया। वो फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ का आधिकारिक दौरा करने वाले पहले वाइसराय बने।
ये दौरा असल में उस क्षेत्र में ब्रिटिश हितों को सुरक्षित करने के लिए एक बहुत बड़ी रणनीतिक पहल थी। तो 1903 सिर्फ कानूनों और बाहरी अभियानों का ही साल नहीं था। इस साल कई बहुत ही जरूरी कमीशंस ने अपनी रिपोर्ट्स भी सौंपी और साथ ही इन प्रशासनिक सुधारों के खिलाफ जो भारतीय राष्ट्रीय प्रतिक्रिया थी वो भी तेज होने लगी थी। इस साल 3 बड़ी कमीशन रिपोर्ट्स सामने आईं। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला, पुलिस आयोग, जिसके अध्यक्ष थे सर एंड्रू फ्रेजर। इसकी सबसे मुख्य सिफारिश थी सीआईडी की स्थापना। दूसरा, सिंचाई आयोग। इसके अध्यक्ष थे सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ और इसने कुओं और नहरों के विस्तार पर जोर दिया। और तीसरा था रेलवे आयोग, थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में, जिसने रेलवे बोर्ड बनाने का सुझाव दिया। अब आते हैं साल के अंत में। 28 से 30 दिसंबर तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 19वां अधिवेशन हुआ। कहाँ हुआ? मद्रास में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? लाल मोहन घोष। ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है। इसी साल एक और चीज हुई। आधिकारिक गोपनीयता विधेयक का राष्ट्रवादियों ने बहुत कड़ा विरोध किया। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि ये बिल प्रेस की आज़ादी को कम करने, उसे सीमित करने के लिए लाया गया था। तो जब हम इन सारी घटनाओं को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। सवाल ये है कि 1903 की इन घटनाओं ने, चाहे वो बंगाल विभाजन की नींव रखना हो या फिर प्रेस पर नियंत्रण करने की कोशिश, इन सब ने मिलकर भारतीय राष्ट्रवाद के अगले दशक की दिशा कैसे तय की? ये एक सोचने वाली बात है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। इससे आगे के इतिहास को हम स्टडी फोरकास्ट के वीडियो के अगले भाग में और भी रोचक तरीके से पढ़ेंगे।